नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय सिर्फ चीनी की बढ़ती कीमत या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने तक सीमित नहीं है। आज सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या भारत अपने वाहनों को चलाने के लिए ऐसी फसलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनकी ज़रूरत इंसानों और पशुओं के भोजन के लिए है? एक तरफ भारत पेट्रोलियम के आयात को कम करना चाहता है, दूसरी तरफ देश में चीनी का स्टॉक घट रहा है, मक्का महंगा हो रहा है, पशु आहार की लागत बढ़ रही है, खाद्य तेलों का आयात बढ़ रहा है और दालों तथा तिलहनों की खेती पर दबाव की चिंता सामने आ रही है। यानी सवाल यह है, क्या हमें पेट्रोल बचाने के लिए भोजन की कीमत चुकानी पड़ रही है? इसी सवाल को आज हम बहुत विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को तेजी से बढ़ा रहा है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है। इसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार के दृष्टिकोण से इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पेट्रोल की ज़रूरत कुछ हद तक कम होती है। भारत अपने पेट्रोलियम ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। इसलिए यदि पेट्रोल के कुछ हिस्से की जगह घरेलू स्तर पर बनाया गया एथेनॉल इस्तेमाल किया जाए तो विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और तेल आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन यहीं से दूसरी समस्या शुरू होती है। भारत में एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख स्रोतों में गन्ना और अनाज शामिल हैं और यही अनाज तथा गन्ना हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसलिए सवाल उठता है, जब वहीं कृषि भूमि और वहीं फसल भोजन भी दे सकती है और ईंधन भी, तो प्राथमिकता किसे मिलेगी? यही है फूड वर्सेस फ्यूल, यानी भोजन बनाम ईंधन। अब बात करते हैं चीनी की। एथेनॉल ब्लेंडिंग को नीति प्राथमिकता मिलने से पहले भारत दुनिया के प्रमुख चीनी निर्यातकों में शामिल था। अच्छे वर्षों में भारत लगभग 70 लाख तक चीनी निर्यात कर सकता था। इसके बावजूद देश की घरेलू खपत बहुत बढ़ी है। भारत में लगभग 2.8 करोड़ टन चीनी की घरेलू मांग का उल्लेख भारत में लगभग 2.8 करोड़ टन चीनी की घरेलू मांग का उल्लेख भी किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत पहले अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद भी बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात कर सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। इस वर्ष चीनी की स्टॉक में कमी की वजह से भारत को लगभग 10 लाख टन चीनी आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है और इसी बीच चीनी की कीमतों में लगभग 2 सप्ताह में 20% की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? इस टॉपिक का मुख्य तर्क है कि गन्ने से बनने वाली चीनी का एक हिस्सा एथेनॉल उत्पादन की ओर चला गया। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष करीब 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा गया। अब कल्पना कीजिए, अगर यही चीनी खाद्य स्टॉक में रहती तो क्या होता? इस एडिटोरियल के अनुसार सितंबर में उत्पादन सीजन खत्म होने तक देश के पास लगभग 65 से 70 लाख टन चीनी का आरामदायक स्टॉक हो सकता था, लेकिन वर्तमान अनुमान के अनुसार स्टॉक लगभग 35 से 40 लाख टन रह सकता है। यानी खाद्य बाजार और ईंधन बाजार के बीच संसाधनों के बंटवारे का सीधा असर दिखाई देता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। एथेनॉल उत्पादन अपने आप में गलत नहीं है। जैव ईंधन के कई फायदे हैं। समस्या तब पैदा होती है जब खाद्य सुरक्षा और ईंधन सुरक्षा के बीच संतुलन बिगड़ जाए। अब कोई पूछ सकता है कि अगर देश में चीनी कम है तो आयात कर लेंगे, इससे समस्या क्या है? सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है। दुनिया के कई देश जरूरत पड़ने पर खाद्य पदार्थों का आयात करते हैं। उदाहरण के लिए इस एडिटोरियल में ब्राज़ील का उदाहरण दिया गया है। ब्राज़ील दुनिया का बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है।
ब्राज़ील दुनिया का बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, लेकिन 2017 में सूखे की वजह से उसे विदेश से कॉफ़ी बीन्स खरीदनी पड़ी थी। यह सामान्य बाजार व्यवस्था है। यदि प्राकृतिक आपदा आती है, फसल खराब होती है, उत्पादन घटता है, तो आयात किया जा सकता है। लेकिन समस्या तब गंभीर हो जाती है जब कमी प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि नीति संबंधी फैसले के कारण पैदा होती है। यही इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न है। अब हमें सरकार का पक्ष भी समझना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, पेट्रोलियम की ज़रूरत बढ़ती है। लेकिन भारत के पास कच्चे तेल के विशाल घरेलू भंडार नहीं हैं जिनसे पूरी मांग पूरी हो सके। इसलिए हमें बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। अब यदि पेट्रोल में कुछ हिस्सा एथेनॉल का मिलाया जाता है तो उदाहरण के लिए 100 लीटर पेट्रोलियम आधारित ईंधन की जगह यदि मिश्रण में एथेनॉल का हिस्सा बढ़ता है तो सिद्धांत रूप से पेट्रोलियम की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे तेल आयात कम हो सकता है, विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, किसानों के लिए बाजार बन सकता है, गन्ना उद्योग को अतिरिक्त मांग मिल सकती है, जैव ईंधन क्षेत्र विकसित हो सकता है। इसलिए एथेनॉल नीति के पीछे आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा का तर्क मौजूद है। लेकिन क्या हर एथेनॉल समान है? तो इसका उत्तर है नहीं। यहीं से कहानी और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। गन्ने से चीनी भी बनती है और एथेनॉल भी। यदि गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने में किया जाए तो हमें खाद्य उत्पाद मिलता है। यदि उसी संसाधन को एथेनॉल की तरफ मोड़ दिया जाए तो हमें ईंधन मिलता है। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने एक कठिन सवाल होता है, किस समय कितनी मात्रा में गन्ने को चीनी और कितनी मात्रा में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि चीनी की कीमत बहुत कम है और चीनी मिलों पर आर्थिक दबाव है तो एथेनॉल का एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। लेकिन यदि देश में चीनी का स्टॉक घट रहा है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तब खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की ज़रूरत बढ़ जाती है। यानी नीति स्थिर होनी चाहिए, उसे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ सकता है। अब आते हैं मक्का पर। एथेनॉल उत्पादन में मक्का भी महत्वपूर्ण फीड स्टॉक है, लेकिन मक्का सिर्फ एथेनॉल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मक्का का इस्तेमाल पशु आहार, पोल्ट्री फीड, स्टार्च उद्योग, खाद्य उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, इन सभी में भी होता है। अगर बड़ी मात्रा में मक्का एथेनॉल की तरफ चला जाए तो बाजार में उपलब्ध मक्का कम हो सकता है, और यदि उपलब्धता कम होगी तो कीमत बढ़ने की संभावना होगी। यही कारण है कि एथेनॉल नीति का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता, इसका असर पोल्ट्री फार्म तक जा सकता है। अब एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। मुर्गियों को खिलाया जाने वाला फीड कई प्रकार के अनाज और अन्य सामग्री से बनता है। यदि मक्का महंगा होता है तो पोल्ट्री फीड की लागत भी बढ़ सकती है। फीड महंगा होगा तो मुर्गी पालन की लागत भी बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी तो अंडे और चिकन की कीमतों पर दबाव आ सकता है। संपादकीय में जुलाई में अंडों की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर और मक्का के एथेनॉल उत्पादन की ओर डाइवर्जन के बीच संबंध की ओर संकेत किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि अंडे की कीमत सिर्फ एथेनॉल की वजह से बढ़ती है। अंडे की कीमत पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे फीड कॉस्ट, मौसम, उत्पादन, मांग, परिवहन, बीमारी, बाजार की स्थिति। लेकिन एथेनॉल के लिए मक्का की मांग बढ़ना इस पूरी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। अब एक और बड़ी समस्या, भारत पहले से खाद्य तेलों के मामले में बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर है। यदि किसान ऐसी फसलों की जगह गन्ना या अन्य एथेनॉल फीड स्टॉक वाली फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं तो कृषि भूमि का वितरण बदल सकता है। इसका असर तिलहन और दालों पर पड़ सकता है।
भारत में दालें बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारतीय भोजन में अरहर, चना, मसूर, मूंग, उड़द इस तरह की ऐसी जैसी दालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि इनका घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं होता तो हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता पहले से महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए सवाल उठता है, क्या हम पेट्रोल का आयात कम करके खाद्य तेलों और अन्य खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ा रहे हैं? यदि ऐसा होता है तो विदेशी मुद्रा की बचत का वास्तविक लाभ कितना होगा? यही आर्थिक नीति का मूल सवाल है। अब इस संपादकीय में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है, क्या हम 4 पहियों को प्राथमिकता दे रहे हैं या 2 पैरों को? 4 पहिए यानी वाहन और ईंधन, 2 पैर यानी इंसान और भोजन। यह एक प्रतीकात्मक सवाल है। भारत को ऊर्जा सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन भारत को खाद्य सुरक्षा भी चाहिए। यदि पेट्रोल की लागत कम करने के लिए भोजन महंगा हो जाए तो नीति के सामाजिक लाभ पर सवाल उठेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर असर होता है, लेकिन भोजन की कीमत बढ़ने का असर गरीब और निम्न आय वाले परिवारों पर कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। अब इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसून। भारत की कृषि आज भी मानसून पर काफ़ी निर्भर है। यदि मानसून कमज़ोर हो तो जल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, फसल उत्पादन प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय में खाद्य फसलों की प्राथमिकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन संपादकीय के अनुसार कमज़ोर मानसून वाले वर्ष में भी एथेनॉल के लिए गन्ने का क्षेत्र बढ़ने और दालों, तिलहनों तथा मिलेट्स के क्षेत्र में कमी की चिंता सामने आई है। यही हमें कृषि नीति के एक बड़े प्रश्न को समझना होगा। भारत को किस प्रकार की फसल प्रणाली चाहिए? क्या हमें सिर्फ ऐसी फसलें चाहिए जिनसे किसान को अधिक तत्काल आर्थिक लाभ मिले, या हमें ऐसी फसल प्रणाली चाहिए जो किसान की आय, पानी की उपलब्धता, मिट्टी, खाद्य सुरक्षा, पोषण, आयात निर्यात सभी को ध्यान में रखें? गन्ने की खेती पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा होती है पानी। गन्ना पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों में माना जाता है, इसलिए जिन क्षेत्रों में जल संसाधन पहले से दबाव में है वहां गन्ने का विस्तार लंबे समय में भूजल और सिंचाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ दालें, मिलेट्स और कुछ तिलहन अपेक्षाकृत कम पानी वाली कृषि व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए एथेनॉल नीति को सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के बदले कितने लीटर एथेनॉल के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए उस 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में कितनी भूमि, कितना पानी और कितने खाद्य संसाधन इस्तेमाल हुए। यही व्यापक सस्टेनेबिलिटी का प्रश्न है। अब किसान का पक्ष भी समझना जरूरी है। एथेनॉल उद्योग ने किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार बनाया है। गन्ना किसान अपनी उपज बेचता है, चीनी मिलों को कच्चा माल मिलता है, डिस्टिलरी को एथेनॉल के लिए फीड स्टॉक मिलता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि एथेनॉल सिर्फ नुकसान करता है। समस्या है कि किसान के लिए लाभ और पूरे समाज की खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नीति का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि किसान को अच्छी आय मिले, लेकिन इसके लिए देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर न हो। अब हम बात करते हैं, बायोफ्यूल का विचार अपने आप में खराब नहीं है, समस्या है फीड स्टॉक का चुनाव। यदि हम खाने योग्य अनाज और खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर ईंधन में बदलेंगे तो फूड वर्सेस फ्यूल की समस्या पैदा होंगी। लेकिन यदि हम कृषि अवशेष, धान की पराली, गन्ने का बगास, अन्य गैर खाद्य बायोमास का बेहतर इस्तेमाल करें तो स्थिति अलग हो सकती है। यानी भविष्य का सवाल यह नहीं होना चाहिए
बायोफ्यूल चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल होना चाहिए हमें बायोफ्यूल किस चीज़ से बनाना चाहिए। अब बात करते हैं धान की पराली की। उत्तर भारत में धान की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष बचता है। कई जगह किसान जल्दी अगली फसल बोने के लिए पराली जलाते हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर असर बढ़ता है और पर्यावरणीय समस्या पैदा होती है। यदि तकनीकी के माध्यम से इसी कृषि अवशेष से एथेनॉल या अन्य बायोफ्यूल बनाया जा सके तो एक साथ कई फायदे हो सकते हैं। पहला, खाद्य फसल को ईंधन के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत कम होगी। दूसरा, कृषि अवशेष का आर्थिक मूल्य बढ़ेगा। तीसरा, पराली जलाने की समस्या कम हो सकती है। चौथा, किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। यही कारण है कि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल महत्वपूर्ण हो सकता है। एथेनॉल को ब्रॉडली दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, इसमें खाद्य फसलों या उनके उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गन्ना, मक्का, चावल आदि। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, इसमें गैर खाद्य बायोमास और एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे धान की पराली, फसल अवशेष, कुछ अन्य चीज़ें। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह सीधे खाद्य और ईंधन के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौती है। तकनीकी और लागत, ऐसे ईंधन का उत्पादन आसान नहीं है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अब समाधान की अगर हम बात करें, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, समाधान क्या है? तो पहला, फूड सिक्योरिटी को पॉलिसी प्रायोरिटी बनाना होगा। दूसरा इसका समाधान है एथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी। तीसरा इसका समाधान है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को बढ़ावा देना होगा। चौथा, धान की पराली और अन्य एग्रीकल्चरल वेस्ट को आर्थिक संसाधन में बदलना होगा। पांचवा, देश में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर प्रोत्साहन देने होंगे। छठा, जहां पानी की कमी है वहां पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों के विस्तार पर पुनर्विचार करना होगा। सातवां क्या है समाधान इसका? एथेनॉल नीति को डायनेमिक बनाना होगा, अर्थात यदि किसी वर्ष चीनी उत्पादन कम है, मानसून कमज़ोर है, खाद्य कीमतें बढ़ी हैं या स्टॉक बहुत कम है, तो उस वर्ष खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। अब उसके बाद बात करते हैं पूरी कहानी को एक लाइन में। एथेनॉल देखिए गलत नहीं है, लेकिन भोजन की कीमत पर ईंधन बनाना सही नीति नहीं हो सकती है। भारत को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, भारत को किसानों की आय भी बढ़ानी है, भारत को पेट्रोलियम आयात कम करना है, लेकिन इसके साथ भारत को खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और जल सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए भविष्य की एथेनॉल नीति का रास्ता शायद यही होना चाहिए, फूड क्रॉप्स से फ्यूल की ओर कम और एग्रीकल्चरल वेस्ट से फ्यूल की ओर ज़्यादा। धान की पराली, कृषि अवशेष और अन्य गैर खाद्य बायोमास को अगर आधुनिक तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो भारत एक साथ कई समस्याओं का समाधान खोज सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पेट्रोल के लिए विकल्प खोजिए, लेकिन भोजन का विकल्प मत खोजिए, क्योंकि फ्यूल से गाड़ी चलती है लेकिन फूड से इंसान। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।